तो ये ज़िंदगी का मकसद जो उन्होंने खुद से बनाया होता है, और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये तो जानवर भी करते हैं, आपने देखा होगा जानवरों की लाइफ में क्या होता है, यही होता है कि उनको भी एहसास होता है, उनको भी सेक्स वो भी करते हैं, गर्मी सर्दी का एहसास वो भी रखते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो भी करते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग जिसे आप लोग कहते हैं वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन असल आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है वो इंटेलेक्ट है, आपने जानना है, खुद को जानना है, समाज को जानना होता है। तो ये यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प, इसको कहानी कह लें या आप उसको कुछ भी कह लें, कि नच्छे जब तनहा हो जाता है तो आप सोचते होंगे कि पूरे यूरोप में कोई ऐसी लड़की नहीं थी या कोई ऐसा इंसान नहीं था जो नच्छे से ये कहता कि हमें तुमसे प्यार है, या नच्छे किसी को कह देता कि मुझे आपसे मोहब्बत है। जी हाँ दोस्तों, ये नच्छे की लव स्टोरी है, और ये हकीकत में रूनुमा होती है उसके साथ। उसका एक दोस्त था, पॉलरी, नच्छे का, और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी, लिव एंड्रियास। पॉलरी जो था वो अपनी दोस्त जो एंड्रियो एंड्रियास थी, लो एंड्रियास, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। वो एक खूबसूरत लड़की थी। ये दोनों इकट्ठे काम भी कर रहे थे, पढ़ते भी थे, और किसी स्पिरिचुअलिटी जो उनके दिमाग में आती थी वो एक दूसरे को लिंक भी करते थे। एंड्रयू पॉल री पॉल जो है वो पहले से ही उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होता है, और वो उसको शादी की प्रपोज भी करता है। लेकिन वो लड़की जो लिव एंड्रियास है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि मैं अभी पढ़ाई करने की, उसकी उम्र 21 साल होती है। इस दौरान लिव एंड्रियस की मुलाकात होती है नच्छे से। नच्छे उस वक्त 40 बरस का आई थिंक था। नच्छे जैसे ही उसको देखता है तो उसके हुस्न का गर्विदा हो जाता है। वो जो एक फिलासफर था जो भारी भारी बातें करता था और बड़े बड़े उसके दिमाग में नजरियात चल रहे होते हैं, वो इस लड़की के सामने बिल्कुल ढेर हो जाता है, और उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि नच्छे की जिंदगी में औरतें ही औरतें थीं, लेकिन वो औरतों से काफी कतराता भी था। उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन यहाँ हम उसकी एक लव स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। नच्चे अपने दोस्त को कहता है, पॉडरी को, कि आप उससे जाकर मेरी शादी का प्रपोजल दें कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की इनकार कर देती है, और फिर तीसरी मरतबा फिर नच्चे एक ट्राई करता है, लेकिन फिर नाकाम हो जाता है। क्योंकि वो लड़की ये चाह रही होती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, और नच्चे शादी करना चाह रहा होता है। ये एक ट्रायंगल बन जाती है। एक कोने पर लो एंड्रियास होती है, दूसरे पे नच्छे, और तीसरे पे पॉलरी। ये तीनों ऐसे घूम रहे होते हैं, और यहाँ एंट्री होती है एक और औरत की। दोस्तों वो औरत जो थी वो नच्छे की बहन है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जब इन तमाम चीज़ों को देख रही होती है, उसके इल्म में होता है कि ये यहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है, तो वो पहले तो लो एंड्रियस को खतूत लिखना शुरू कर देती है कि तुम मेरे भोले भाले भाई के साथ इस तरह उसको वो कर रही हो, और तुम दो मर्दों के साथ तुम रह रही हो। यानी उसके किरदार पर एक क्वेश्चन राइज करती है। वो कहती है कि ये बदचलन औरत है, और उसके जो माँ बाप हैं उस लो एंड्रियस के, उसको भी वो लेटर लिखती है। इस दौरान नच्छे की जो माँ है उनको भी इस चीज़ का मालूम हो जाता है कि बेटा जो है वो क्या गुल खिला रहा है। इस तरह नच्छे के घर में एक झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक टेंशन का माहौल शुरू हो जाता है, और नच्छे जो है इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी माँ और बहन से नफरत करने लग जाता है। क्योंकि वो समझता है कि इनकी वजह से उनकी जो मोहब्बत थी, वो जिंदगी थी,
वो उस ज़िंदगी में उसकी एक महरूमी को महसूस करता है। दोस्तों, नच्छे औरतों के मुतल्लिक आपने पढ़ा होगा कि कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते। उन्होंने एक किताब लिखी थी, बियॉन्ड गुड एंड विल, जिसमें उसने औरतों को काफ़ी रुगेदा है और काफ़ी एब्यूजिव और काफ़ी, आप उसको कह सकते हैं, काफ़ी बकवासियात की हैं। लेकिन नच्छे हमेशा इस तरह नहीं था। नच्छे ने एक पहले भी औरतों के मुतल्लिक जो विचार थे वो काफ़ी बेहतर थे, वो नॉर्मल थे। लेकिन इस सानिए के बाद नच्छे जो है एक टर्न लेता है और औरतों के खिलाफ उसने एक ऐसी किताब लिखी थी जो कि नाकाबिले ज़िक्र है, जिसका हम यहाँ ज़िक्र नहीं करना चाहते कि औरतों के मुतल्लिक वो क्या कहे। ये एक नफ्सियाती सा सानिया था जो मुख्तलिफ स्टेजेस में, जैसे हम आज देख रहे हैं उसकी लाइफ को, कि उसकी लाइफ में कितने ट्विस्ट आ रहे हैं और उसके मुताबिक वो। तो दोस्तों, नच्छे इस हद तक चला जाता है, किताबों में मगन हो जाता है कि फिर उसके डॉक्टर जो है उसको वार्न करने लग जाते हैं कि अगर आपने किताबों का मुताला कम न किया या खुद को आपने कंट्रोल न किया तो मुमकिन है या तो आप अंधे हो जाएंगे या फिर आप पागल हो सकते हैं। नस्से जैसे ये जुमला सुनता है तो उसके दिमाग में अपने बाप की कहानी जो है वो घूम जाती है, क्योंकि नच्छे का बाप भी इस तरह पहले नाबीना हो जाता है और फिर वो पागल होकर मरता है। तो नच्छे के जहन में ये बात जो है काफ़ी असर करती है। नच्छे को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, जिसको हम कहते हैं कि आधे सर में उसका दर्द हो जाता था। नच्छे ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा लिख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको वो तकलीफ़ में था, एक दिमागी मर्ज में वो मुब्तला था। तो वो जो छोटे छोटे डायरियाँ लिखता था, जो छोटे छोटे उसमें राइटिंग करता था, उसको ही फिर कंपाइल करके तो हम किताबों की शक्ल दे दी जाती है। दोस्तों, नशे की ज़िंदगी मुकम्मल दुखों से भरपूर है, लेकिन इससे भी वो कमाल की हद तक, इससे जो नताइज अखज़ करता है वो कमाल के हैं। वो ये नहीं कहता कि दुखों से कहीं भाग जाइए, दूर हो जाइए, बल्कि वो कहता है कि इनको गले लगाकर इन पर कंट्रोल हासिल कर लीजिए। दोस्तों, पिछली लेक्चर में हमने नक्शे के मुतालिक बात कर रहे थे और हमने उसकी ये जो हर्ड मेंटेलिटी है उस पर बात की थी। हर्ड मेंटेलिटी को एक बार थोड़ा सा फिर डिफाइन कर लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग समाज में जो भी कुछ कर रहे होते हैं, सारे लोग जो है फिर उसी को फॉलो करते हैं, एक भीड़ के पीछे वो लग जाते हैं। जैसे इसको कहते हैं भीड़ चाल। तमाम लोग जो हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं। अगर किसी ने एमबीए किया तो वो एमबीए कर रहा है, किसी ने डॉक्टर बनना है तो फिर सारे उसके पीछे लग जाते हैं। और हमने ये भी वहाँ पे बात की थी कि जो भीड़ से फ्रंट पर होता है वो ये समझ रहा होता है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, जबकि वो भी भीड़ के ही हिस्सा होता है। यहाँ पर यहाँ पर नक्शे ये कहना चाहते हैं कि आपको भीड़ के अपोजिट, मुखालिफ सिमत में जाना चाहिए। मुखालिफ सिमत का मतलब ये है कि जैसे ही फिर आपको भीड़ के मुखालिफ सिमत में जाएंगे तो आपका जो सामना है वो भीड़ से होगा, और जैसे ही आपका सामना भीड़ से होता है तो फिर वहां पे आपका टकराव होगा, और जैसे ही आपका टकराव होता है तो फिर आपको अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ डिस्कवरी है या सेल्फ रियलाइजेशन है उसका पता चलता है। वहीं पे आपको अपना पता चलेगा कि जब आप समाज के जो रीत रिवाज हैं जब उसकी उलट सिमत में बह के जाएंगे तो वहां पे आपकी ताकत का भी आपको इल्म होगा, और सेल्फ डिस्कवरी वो जिसे कहता है उसका भी आपको इल्म होगा। यहाँ पर कांट का एक फिक्रा कांट कहता है कि द थिंग विच डजंट किल यू इट मेक यू स्ट्रांग। वो कहता है कि वो चीज जो आपको मार नहीं सकती वो आपको मजबूत बनाती है। फर्ज कीजिए कि अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचती है, आपको कोई दर्द होता है या कोई मुश्किल पेश आती है, उसमें आप सरवाइव कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उन दुखों पे कंट्रोल हासिल कर लिया। और अगर आप ये फर्ज कीजिए कि कोई ऐसी मुसीबत आप पे आन पड़ती है जो मौत के काफी करीब है और आप मरते नहीं हैं,
तो ये चीज भी आपको मजीद स्ट्रांग बनाएगी, क्योंकि आप उससे बच कर निकल आए हैं। और अगर हम नीत्शे की ओवरऑल फिलॉसफी को एक लफ्ज में अगर बयान करना चाहें तो वो बनता है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिटी, जिसे हम कहते हैं इनफरादियत। इनफरादियत कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएं और उसका ज्ञान हासिल करें तो फिर आपको इनफरादियत का मालूम होगा, जबकि आप समाज से तो निकल ही नहीं सकते, आप समाज से कट नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जंगल में बैठ जाएं या किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाएं और अकेले में आप ये समझें कि मैं अपनी इनफरादियत को इम्प्रूव कर रहा हूं। ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंशलिज्म में या वजूदियत पसंद जो लोग हैं उनके यहाँ इसी तरह होता है, क्योंकि वो अपने मारूफ से कट जाना चाहते हैं और वो आपका जो सब्जेक्टिविटी ट्रुथ है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने खुद की आवाज को वो सुनना चाह रहे होते हैं बेसिकली। और उनमें ये होता है कि जितने लोग और जितने इंसान है उन सब का अपना सच है, उनका अपनी रियलिटी है, उनका अपना ट्रुथ है। तो ये बेसिकली कांट की नीत्शे की फिलॉसफी का जो अहम वो है, या वजूदियत पसंद जो लोग हैं, ये उनका अहम होता है कि वो अपने वजूद पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने इनर सेल्फ पर ज्यादा बिलीव रखते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, और मारूफ से वो खुद को काट देना चाहते हैं।